चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली पर और उसे जल के आधे भाग में बीकर में डाल दीजिए और बीकर की तपाई पर रख दीजिए और गर्म कीजिए। जब गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल की परतों के साथ कागज की गोली भी उबल रही होती है और वह ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। और वह स्थलीय मंडल प्लेट क्या है, शब्दावली है ये। स्थलीय मंडल प्लेट क्या है? तो भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। यह पृथ्वी की गतियां हैं। तो जैसे पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है, अंतर जनित बल और उसके बाद बहिर्जनित बल है। अंतर जनित बल में है ये भी दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक बल, उसके बाद पटल विरूपण बल। उसके बाद आकस्मिक बल में होता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। उसके बाद पटल विरूपण बल में होता है पर्वत निर्माणकारी बल। और उसके बाद बहिर्जनित बल में एक प्रकार होता है अपर्दन एवं निक्षेपण होता है। उसके बाद निक्षेपण में होता है नदी जल यानी नदी बहाव जल होता है। उसके बाद पवन, समुद्री तरंग और हिमनद होता है। चलिए देखते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर से लगभग ही गति करता है। और पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया भी देखे थे। और प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर बल उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। और भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। और ये अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। और अधिकेंद्र निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है तथा अधिकेंद्र से दूर बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इससे के प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से और सांपों के धरातल पर आने से ये अनुमान लगाते हैं। भूकंप के बचाव की तैयारी देखें तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें तो सुरक्षित स्थान पर लें, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूरी रहे, इन सब दीरों से और दूरी रहे। आग वाले स्थान से दूरी रखें और उसके बाद चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की या दर्पण या तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। उसके बाद पहले से तैयार करने के लिए अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसकी भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे भी कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होता है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। जिससे भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसका तीव्रता 7.0 अथवा इससे अधिक है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। उसके बाद
ये है एक भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। जैसे भुज में भूकंप के झटके को दिखाया गया। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। उसके बाद स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। उसके बाद भुज में निशानजनक राहत देखें तो भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक हुई थी। उसके बाद भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे भूकंप की वजह से। और शहर में आग भी लगे थे। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण उनके स्थान पर आग लगे थे। उसके बाद भूकंप प्रभावित होने में आपातकाल की घोषणा, तो राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा भी कर दी थी। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील, तो गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और उसके बाद एल तरंगे अथवा अनुपृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोशी से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद शब्द उत्पन्न दिखें तो शब्द है एंडो यानी अंतः, और उसके बाद एक्सो यानी बाह्य, और प्लस जैनिक यानी उत्पत्ति, यानी इसको मिला दिए थे एंडोजेनिक, और उसके बाद एक्सोजेनिक। चलिए देखते हैं मुख्य स्थल कृतियाँ के बारे में देखते हैं। अपक्ष एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेप करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलकृतियों का निर्माण करते हैं। नदियों के कार्य देखें। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जैसे कठोर स्थान यहाँ पर दिखाया गया है। जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल भी यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हें बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं और इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बहकर बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्तीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्तीय क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। और यह नदी धीमी धीमी हो जाती है और यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेप करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। कुछ कार्य देख लेते। विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एजेंटा जलप्रपात है और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है।
देखते हैं समुद्री तट के कार्य के बारे में। देखें, समुद्री तट के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होने जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है और दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। उसके बाद हिमनद के कार्य देखें। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां बहती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों की अपर्दित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है और ये निक्षेपण हिमनद हिमोद का निर्माण करते हैं। उसके बाद पवन के कार्य क्या है? तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीले के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए और रेगिस्तान में पवन अपर्दन के निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं और पवन सैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है और इसलिए ऐसे सैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है और इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयश कहते हैं। चीन में विशाल लोयश निक्षेप पाए जाते हैं।